दोस्तों नमस्कार। अभी तक तो हमने लड़ाई के मैदानों की खबरें सुनी थी, लेकिन अगर आपको किसी देश को जीतना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी इकोनॉमी में इतने घुस जाओ कि वो आपका कुछ ना बिगाड़ सके। यही रणनीति इस समय चाइना ने अपनाई। अमेरिका की परेशानी इस बात से है कि जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, धीरे-धीरे उसमें चाइना हावी होता जा रहा है। जितने बड़े बाजार थे, जहां से अमेरिका के ब्रांड चलते थे, अमेरिका की कंपनियों की आमदनी होती थी, धीरे धीरे वो चीजें सरक कर अमेरिका के हाथ से निकलकर चीन की तरफ जा रही। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि अगर 5 साल बाद पता लगा कि जितने लीडिंग ब्रांड्स हैं जो अमेरिका में बिकते हैं, वो सब चाइनीज हैं और उनका सारा पैसा जो प्रॉफिट है वो चाइनीज कंपनीज चाइना लेके जा रही हैं, उस स्थिति में क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर अमेरिका संभाल नहीं पा रहा है, तो क्या भारत की स्थिति कुछ अच्छी होगी? क्या भारत इस चीन के आक्रमण को रोक पाएगा? अगर हां, तो भारत सरकार की क्या नीति है? क्या भारत की कंपनियां तैयार हैं? सवाल ये है। इन गंभीर मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं। करीब 5 स्लाइड्स है। पेशेंस रखिएगा, सारा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, सबसे पहले जब हम बाजार की बात करते हैं तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि बाजार का मतलब होता है कंज्यूमर। वहां पे सरकार नहीं डिसाइड कर सकती कि आप क्या खरीदेंगे और क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे। आप सिर्फ कानून बना सकते हैं, और उन कानूनों में भी अगर आपकी कंपनियां पीछे रह जाती हैं और दूसरी कंपनियां आगे निकल जाती हैं, तो आप किसको दोष देंगे? सरकार को या वहां की लोकल कंपनियों को? आप इस पे विचार करिए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं, जिसको आप देखिएगा। दोस्तों, ये एक सर्वे है चाइनीज ब्रांड्स को लेकर। ये जो ब्लैक स्पॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, ग्रे स्पॉट्स, ये उन लोगों के विचार हैं जो ये कहते हैं कि सब चाइनीज ब्रांड्स अच्छे नहीं हैं। और ये लोग कौन हैं? ये यूएस के, जो अमेरिका के एडल्ट लोग हैं, ये उनके विचार हैं। ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये है यंग जनरेशन, जिसको आप जेनजी बोलते हैं, जो इस समय 20-25 साल की उम्र के हैं और भविष्य है किसी भी समाज का। अब देखिए स्थिति क्या है। आप अगर देखते हैं तो टिकटॉक यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर है। क्या भारत ने टिकटॉक का कोई अल्टरनेट बनाया? ये चाइनीज ब्रांड है। क्या भारत की किसी भी कंपनी ने कोई आईटी ब्रांड ऐसा बनाया? ये हमें समझना होगा। चीन, ये ब्रांड है कपड़ों का। 50% अमेरिकन कहते हैं कपड़ा अच्छा है। हम कौन से ब्रांड लेते हैं? हम लेते हैं यूरोपियन ब्रांड और अमेरिकन ब्रांड। लेकिन जो यंग जनरेशन है अमेरिका की, वो ये कहती है नहीं, ये चाइनीज ब्रांड जो है वो अमेरिकन या यूरोपियन ब्रांड से बेहतर है। 50% लोग उस ब्रांड पे जा रहे हैं। तेमू, ये ब्रांड है वहां का ई कॉमर्स का, जैसे अमेजन है, बाकी ब्रांड्स हैं, इस तरह से ही वहां पे तेमू ब्रांड है और वो बहुत पॉपुलर हो रहा है यंग जनरेशन। अली एक्सप्रेस, कैपकट, लिनेवो। लिनेवो के अंदर पुराने लोग, जो पुराना ब्रांड है, अभी उससे जुड़े हुए हैं। यंग जनरेशन वहां नहीं जा रही है। रेमवी, ये आपका लगेज ब्रांड है। डीएच गेट, लेमनेट, डीजेआई, ये है आपके, जिसको आप कहते हैं ओवरऑल, अगर हम ड्रोन की बात करें जो घरों में इस्तेमाल होते हैं या शादियों में आपने देखे होंगे, खैर ये वाइट गुड्स ब्रांड है। ये पुराने लोग अभी भी उससे जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यू इकोनॉमी में जो नए ब्रांड आ रहे हैं, यंग जनरेशन उसको प्रिफर कर रही है। अब एक सर्वे हम देखते हैं अमेजन का। अमेजन का क्या कहना है, क्योंकि ऑनलाइन पे उनकी सेल होती है। चाइनीज ब्रांड वर्सेस यूएस ब्रांड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। नंबर ऑफ ब्रांड जिनका साल में $1 मिलियन से ज्यादा की सेल है, चाइना के ऐसे करीब 25,000 ब्रांड हैं जिनकी $1 मिलियन से ज्यादा की सेल। आप नंबर ध्यान रखिएगा। और वहीं पे यूएस ब्रांड करीब 15,000। 10,000 चाइनीज ब्रांड ऐसे हैं जिनकी सेल $1 मिलियन है। ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं। 25,000 ब्रांड ऐसे हैं चाइना के। भारत में कितने ब्रांड हैं?
आप टोटल ब्रांड लगा लीजिए, कितनों की सेल $1 मिलियन होगी, या 10 करोड़ होगी, 5 करोड़ होगी, 2 करोड़ होगी। 25,000 ब्रांड चाइना ने क्रिएट कर दिए हैं। इसमें ज्यादातर तो स्टार्टअप्स ही होंगे। एवरेज एज जो ब्रांड्स की है 1.7 ईयर्स, मतलब 1.7 ईयर में वो पहुंच गए हैं $1 मिलियन की सेल क्रॉस करके, जबकि अमेरिकन ब्रांड को 4.2 ईयर्स, 4.25 साल लगे हैं $1 मिलियन की सेल क्रॉस करने में। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ब्रांड्स लोगों को पसंद आ रहे हैं। क्वालिटी और कॉस्ट दोनों चीजों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो कंज्यूमर्स को पसंद आ रहे हैं। अमेरिकन ब्रांड्स को जितना टाइम लगा उससे 1/3 टाइम लगा है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि चाइनीज ब्रांड्स को बिल्ड होने में। नंबर ऑफ सेलर्स पर ब्रांड यहां पे 1.15 है और यहां पे 2.23, मतलब सेलर डबल है, टाइम ज्यादा लग रहा है, उसके बाद भी ब्रांड रिकॉग्निशन या एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है जो चाइनीज ब्रांड कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो चाइनीज कंपनीज है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अफोर्डेबल हैं और उनकी नीड के हिसाब से है। एवरेज मंथली रेवेन्यू पर ब्रांड अगर हम देखें ओवरऑल तो करीब 3.5 लाख है और ये करीब $5.25 लाख है अगर हम मंथली रेवेन्यू की सेल करते हैं। और एवरेज प्रोडक्ट प्राइस जो है उसमें फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा चीज सस्ता नहीं है। ये करीब $27 का है तो ये करीब $29 का है। $2 का फर्क है, लेकिन अगर आप देखें तो सेल में बहुत फर्क आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो चाइनीज कंपनीज हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। 44% लेस स्पॉन्सरशिप करती हैं कंपेयर टू यूएस ब्रांड। मतलब यूएस ब्रांड 44% ज्यादा स्पॉन्सरशिप करते हैं, उसके बाद भी सेल नहीं आती। यहां पे कम कर रहे हैं, सेल आ रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है। स्पॉन्सर्ड जो प्रोडक्ट्स थे, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स 65% जो है वो कम स्पॉन्सर करते हैं ब्रांड्स को, उसके बाद भी सेल है। और फिर स्पॉन्सर्ड वीडियोस अगर हम देखें तो 48% लेस वीडियोस हैं देन यूएस ब्रांड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और प्राइसिंग सही है, और प्राइसिंग में बहुत फर्क नहीं है, आप देखिए सिर्फ $2 का फर्क है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट फीचर के लिए आपको R&D करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। और यही ताकत है जो चाइना की इंडस्ट्री को आगे लेके जा रही है। और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, ये सिर्फ छोटी कंपनियां ही नहीं, बड़े ब्रांड भी अगर आप देखेंगे तो चाइना का एनर्जी, पेट्रोकेम, IoT, फाइनेंस, डाइवर्सिफाइड IT सेगमेंट, केमिकल्स, कम्युनिकेशंस, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये चाइना की 10 सबसे बड़ी कंपनीज हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू अगर आप देखें तो ये 715 युआन बिलियन युआन बोल सकते हैं आप। अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहें तो 7.2 से आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब $100 बिलियन का ये ब्रांड है स्टेट ग्रिड का। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं करीब $90 बिलियन, और इसी तरह से आप उसके नीचे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब चाइनीज कंपनीज छोटी नहीं रही हैं, वो वक्त के साथ बहुत बड़ी हो गई। अब हम इनका मार्केट शेयर देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि आने वाले समय में भारत के जो मार्केट्स हैं उनमें क्या चुनौतियां आने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं ईवीज की। चाइनीज ब्रांड है BYD, अमेरिकन ब्रांड है टेस्ला। BYD जो है वो वर्ल्ड लीडर है सेल्स के मामले में, मतलब टेस्ला से ज्यादा कारें BYD की बिकती हैं, और डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सिर्फ 2-4% का नहीं है, करीब 25-30% का फर्क है। ड्रोन्स, DJI ब्रांड है चाइना का, इसका 70% वर्ल्ड मार्केट है, जबकि गोप्रो और स्काइडियो जो है ये पीछे रह गए। एक अकेला ब्रांड चाइना का 70% बाजार को कैप्चर कर रहा है। फास्ट फैशन जो मैंने आपको बताया कि यंग जनरेशन प्रेफर कर रही है, तो गैप, जारा जो यूएस ब्रांड्स हैं, ये यंग जनरेशन में पॉपुलर हो रहा है। ई कॉमर्स में टेमू, अमेजन के मुकाबले टेमू इज ग्रोइंग फास्टर ड्यू टू कंपेयर टू अमेजन। आप इस बात को भी देखिएगा। फोन्स की जहां तक बात है, Xiaomi और Oppo एप्पल से बहुत आगे हो गए हैं। Xiaomi, एप्पल, ये सब कंपनियां काफी अच्छे सस्ते प्रोडक्ट निकाल रही हैं कंपेयर टू एप्पल के।
अब अगर हम ईवीज का देखते हैं, बीवाईडी का, जैसे मैंने पहले कहा कि 15 से 22% ग्लोबल शेयर इस कंपनी का है, $115 बिलियन का टर्नओवर ईवी बैटरीज में। टोटल चाइना का शेयर है 55%, सिर्फ 2 कंपनियों का, बाकी छोटी मोटी और भी हैं। टेक्सटाइल एंड अपैरल में 50% वर्ल्ड आउटपुट जो है वो चाइना का है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें तो करीब $74 बिलियन का एनुअल एक्सपोर्ट्स है जो यूएस जाता है। लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स के अंदर 70% डीजीआई का, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में डिफेंस का आ जाते हैं। लो एल्टीट्यूड इज कंज्यूमर प्रोडक्ट, 70% मार्केट है। लिथियम एंड रिफाइनमेंट जो माइनिंग है, 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो चाइना के पास है। आपने रेयर अर्थ का केस सुना होगा, ऑलमोस्ट 98 to 99% आज की तारीख में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेसिटी है वो चाइना के पास है। अब भारत इससे क्या सीख सकता है, अब सवाल ये है, क्योंकि आज तक हम हमेशा ये कहते रहे कि चाइना एडवर्सरी है, आप चाइना की तारीफ क्यों करते हो। इस वीडियो के बाद भी बहुत लोग कहेंगे कि आप चाइना का गुणगान कर रहे हो, भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके विचार हैं, मुझे उससे कोई मतभेद नहीं। मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, मानना ना मानना आपके ऊपर है। व्हाट इंडिया शुड डू। अगर हम देखें चाइना ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बिल्ड किया था, अपने बाजार को डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि हम यहां करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का सीधा एक्सपोर्ट वो नहीं होता। जब तक आपका स्ट्रांग डोमेस्टिक मार्केट नहीं होगा आप एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस में जो रिस्क होते हैं उसके लिए आपको एक कुशनिंग चाहिए। हमें लोकल कंजम्पशन और भारतीय जो ब्रांड है उनको स्ट्रांग करना होगा, लेकिन चलता है फेक आईएसओ सर्टिफिकेट, फेक क्वालिटी सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर्स आके रिश्वत लेके घटिया माल पास कर जाते हैं। जब तक ये चलता रहेगा भारत के ब्रांड मजबूत नहीं होंगे। अल्टीमेटली कंज्यूमर को सब समझ में आता है चीज कौन सी अच्छी है, वो एक बार लेगा आपके एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में, उसके बाद उसको लगेगा चीज खराब है, वो छोड़ देगा। आप इंस्पेक्टर को जितनी मर्जी रिश्वत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर ब्रांड बदल लेगा, सोर्स बदल लेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लस्टर पुश, भारत सरकार ने भी ये किया, लेकिन स्केल एफिशिएंसी का बहुत फर्क है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी बॉटलनेक्स हैं, करप्शन है, और पीएलआई का जो एग्जीक्यूशन है वो किस डायरेक्शन में है, इस पे भी हमें सोचना होगा। अब मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाया था, लगातार भारत में चाइना से इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो पीएलआई फिर किस चीज को एड्रेस कर रहा है। हम सिर्फ क्या एक्सपोर्ट की फोकस कर रहे हैं या डोमेस्टिक की भी बात कर रहे हैं। कुल मिला के हमें इस पूरे सिस्टम को देखना होगा, और कितना भी आप बोल लीजिए कि करप्शन नहीं है भारत में, जो भी आदमी व्यापार में है वो भारत में करप्शन से परेशान है। मोदी जी इस बात को माने या ना माने, चाहे वो गुजरात स्टेट हो, चाहे वो बिहार स्टेट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, बगैर करप्शन के कोई काम नहीं होता है। ये हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल कल्चर बन चुका है। ब्रांडिंग की जहां तक बात करते हैं, डिजाइन फॉर क्वालिटी। जब आप ब्रांड कर रहे हैं तो क्वालिटी इनबिल्ट होता है। हम लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, हम लोग सिर्फ ब्रांडिंग पे ध्यान देते हैं, वो चलता नहीं। इसीलिए हमें अपने प्रोडक्ट्स को रीवर्क करना पड़ेगा, आरएनडी पे काम करना पड़ेगा, बाजार की नीड को समझना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट बनाइए और प्रोडक्ट के बाद उसकी ब्रांडिंग करिए। गंदे प्रोडक्ट की, मिलावटी प्रोडक्ट की, घटिया प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो वैसे ही फेल होगा और आपके ब्रांडिंग का खर्चा भी बकवास जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मार्केट एंट्री, फोकस ऑन ग्लोबल साउथ। चाइना ने यह किया कि सीधा हम बड़े ब्रांड, मतलब यूरोप और अमेरिका की हम बात नहीं करेंगे, हम पहले अपने मार्केट को कैप्चर करेंगे अच्छे प्रोडक्ट दे के डेवलपिंग इकोनॉमी से। भारत में आप जिससे बात करो एक्सपोर्ट की, वो सीधी बात करता है अमेरिका, यूरोप। अपने देश में, अपने शहर में हम माल बेच नहीं पाते, हम सीधा एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका अपना डोमेस्टिक बेस स्ट्रांग नहीं है, अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमीज में अपना बेस नहीं बना पा रहे हैं, तो जो हाई वैल्यू मार्केट्स हैं, हाँ निश्चित रूप से इनकम ज्यादा है वहां पे, लेकिन उनके कानून भी सख्त हैं, डिमांड भी ज्यादा है। और फिर हम बोलेंगे कि साहब वहां नॉन टैरिफ बैरियर है, भारत के खिलाफ उनका कुछ विचार है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर वो चाइनीज प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसको वो नफरत करते हैं, टेक्निकली चाइनीज के खिलाफ वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बाद भी कंज्यूमर वो प्रोडक्ट ले रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है। ये हमें समझना होगा।
भारत के पास आसियान मार्केट है, अफ्रीका मार्केट है, हम उस तरफ देखते ही नहीं है। हम उस मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है, ना हम वहाँ मार्केट सर्वेज करते हैं। हमारा फोकस यही है कि भाई यूरोप में माल बिक जाए, अमेरिका में बिक जाए, डॉलर आ जाए, क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी यही है कि डॉलर अर्निंग। उस चक्कर में हम बड़े बड़े बाजार हाथ से खो रहे हैं। तो हमें अपनी पॉलिसी सोच को भी दोबारा देखना होगा। फिर टेक्नोलॉजी के मामले में डीप प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, भारत ने इंडिया स्टैक बनाया, ओएनडीसी बनाया, ये अच्छे प्रयास हैं, लेकिन वहां की सर्विस क्वालिटी, वहां की परफॉर्मेंस, इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसी तरह से गूगल का जैसे या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 है, गूगल ऑफिस वर्क स्पेस है, हम इसका अल्टरनेट क्यों नहीं बना रहे? जब तक हम वो नहीं बनाएंगे, भारत का कंज्यूमर अरबों डॉलर हर साल माइक्रोसॉफ्ट को दे रहा है, गूगल को दे रहा है, हमारी कंपनियों को नहीं मिल रहे, क्योंकि भारत सरकार ने कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं करी या प्रोत्साहित नहीं करी कि भारत सरकार या भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर इंडिया में मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर मिल जाए और उससे भारत का काम चल जाए और सब्सक्रिप्शन का पैसा बाहर नहीं जाए। इनफैक्ट जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, लिब्रा जैसे, वो भी बहुत अच्छे हैं। फ्री सॉफ्टवेयर भी इतने अच्छे हैं कि वो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का कॉम्पीट कर रहे हैं। हम भारत में कुछ नहीं बना पा रहे। क्या हमारा एनआईसी या जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, क्या ऐसा स्कीम नहीं बना सकते, कोई ऐसा मिशन नहीं बना सकते? इस पे भी भारत को सोचना होगा। पॉलिसी की जहां तक बात है, कोऑर्डिनेटेड नेशनल पुश एंड सिंप्लीफिकेशन, उन्होंने एक एजेंडा से काम किया कि हमें आर्थिक महाशक्ति बनना है। भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एक डिपार्टमेंट के पास जाओ तो कहता हमें नहीं पता, दूसरे के पास चाहिए, दूसरे के पास जाओ तो कहता हमें नहीं पता, ये स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। आरटीआई में भी अगर आप इंफॉर्मेशन मांगते हो तो ये कह दिया जाता है ये हमारा काम नहीं है, एक लाइन में लिख के भेज दिया जाता है। कुल मिला के देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हम उम्मीद करते हैं इंडस्ट्री से, प्रोफेशनल से, लेकिन भारत सरकार के अधिकारी और इंस्पेक्टर्स क्या वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, ये कौन एनालाइज करेगा? क्योंकि जो इंस्पेक्टर रिश्वत लेता है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि वो देश को बढ़ाने के लिए उसकी जिम्मेवारी थी कि इंडस्ट्री को गाइड करें, उनको मेडिएट करें, उनके आगे रास्ता दिखाएं, क्या वो गलत कर रहे हैं उनको समझाएं ताकि वो अच्छा काम करें। वो ऐसा नहीं करते, वो गलती पे पर्दा डालने के रिश्वत लेते हैं। वो देश का भी नुकसान कर रहे हैं, उस कंपनी का भी नुकसान कर रहे हैं, कंज्यूमर का भी नुकसान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप देशभक्त कहोगे या देशद्रोही कहोगे या गद्दार कहोगे, शब्द आप चूज कर लीजिए। तो रिश्वत जो आदमी ले रहा है, क्या वो देशभक्ति दिखा रहा है या वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है? ये भी एक पैमाना समाज में बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ पे स्लो सिस्टम है, क्रॉस मिनिस्टीरियल प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट सेंटर के पॉलिसीज में ऑफिसर्स को समझ ही नहीं है कि सेंटर की पॉलिसीज क्या है, और जो हमारी पॉलिसीज है इवन नेशनल लेवल की, हमने मेक इन इंडिया तो बात करी, हमने एनुअल टारगेट्स नहीं दिए कि 2025 में हम क्या अचीव करेंगे, 26 में क्या करेंगे, 27 में क्या करेंगे। इसका मतलब हमारी पॉलिसीज जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें टारगेट्स नहीं है, रिसोर्स एलोकेशन नहीं है, उसमें माइलस्टोन्स नहीं है, उसमें बेंचमार्किंग नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, उनका एनफोर्समेंट नहीं है, तो उस पॉलिसी का मतलब क्या है? तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि हम बात कर रहे हैं कि चीन के साथ हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन चीन को आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके बॉर्डर पे जाने की उसको जरूरत ही नहीं। चीन को अगर भारत को कमजोर करना है तो भारत के बाजार को कब्जे में लेना है। और जब अमेरिकन कंज्यूमर, यूरोपियन कंज्यूमर चीन के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस, क्या भारत का कंज्यूमर नहीं करेगा? वो भी करेगा। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जब पाम ऑयल हिंदुस्तान में पहली बार आया था तो लोगों ने कहा था पाम कौन खाएगा। आज 70% जो आयात होता है वो पाम ऑयल होता है। हर फैक्ट्री वाला, हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, हर होटल वाला पाम इस्तेमाल कर रहा है, चाहे बोले या ना बोले, सब बोलेंगे हम कुछ और कर रहे हैं, सब पाम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? सस्ता है, अच्छा है। तो इमोशंस बाजार में नहीं चलते, ये सिर्फ भाषणों तक रहते हैं। आपके क्या विचार हैं दोस्तों?
भारत को अगर अपने बाजार को बचाना है और चीन से मुकाबला करना है तो क्या करना होगा? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। क्योंकि ये गंभीर मुद्दे जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीतिक बातों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा हमारी आर्थिक मजबूती से, ना कि राजनीतिक बातों से। इस बात को आपको समझना होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम।